वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। सभी को हैप्पी दिवाली। हम लोगों ने इससे पहले हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ काल विभाजन और नामकरण को लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन पर बातचीत कर ली है। इस क्लास में हम लोग आदिकाल को लेके बातचीत करेंगे। जो प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके हैं इससे पहले, तो उन्हीं पे बातचीत करेंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी काल क्रमानुसार सही है। ऑप्शन ए है बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, खुमार रासो। ऑप्शन बी है पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, हमीर रासो और खुमार रासो। ऑप्शन सी है खुमार रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो और हमीर रासो। ऑप्शन डी है हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो और खुमार रासो। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि खुमार रासो का जो समय है इस रचना का वो इन सभी में से सबसे पुराना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि मच्छिंद्र नाथ। मच्छिंद्र नाथ इन दिए गए सिद्धों और नाथों में सबसे पुरातन है। जैसा कि आपको पता है कि सिद्धों से ही नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई और नाथों के जो प्रणेता माने जाते हैं वो गोरखनाथ को माना जाता है। इसके साथ ही साथ सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है और जिनकी रचना दोहा घोष है। कन्हप्पा सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ विद्वान माने जाते हैं। इसके साथ ही साथ सबसे बड़े कवि भी माने जाते हैं सिद्धों में। अगला प्रश्न है बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है। तो बीसल देव रासो की नायिका का नाम राजमती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बीसल देव रासो जो कि 1212 ईस्वी की एक रचना है, जो कि एक रासो साहित्य है, जिसकी रचना नरपति नाल ने की है। ये एक 4 खंडों का एक वीर रस और श्रृंगार रस प्रधान रचना है। हिंदी में एक प्रश्न पूछा जाता है बीसल देव रासो को लेके कि हिंदी में सबसे पहले 12 मासा ऋतु का वर्णन किस रचना में मिलता है। तो वो बीसल देव रासो में मिलता है। इसके साथ ही साथ वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ भी बीसल देव रासो को माना जाता है। अगला प्रश्न है आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा ग्रंथ सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। ऑप्शन बी है युद्धों का सजीव चित्रण इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। ऑप्शन सी है इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है। और ऑप्शन डी है श्रृंगार रस और वीर रस का एक सा चित्रण। देखिए, ए ऑप्शन को छोड़ के अगर आप देखेंगे तो बी सी डी ये तीनों ही ऑप्शंस आपको आदिकालीन रासो साहित्य की विशेषताओं में मिलेंगे, यानी युद्धों का भी सजीव चित्रण आपको वहाँ पे मिलता है। इसके साथ ही साथ शौर्य और विलासिता का भी स्वाभाविक और जीवन चित्रण वहाँ पे मिलता है। श्रृंगार रस और वीर रस प्रधान एक चित्रण भी वहाँ पे मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है, ये ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है। ऑप्शन ए है भविष्यत कहा, ऑप्शन बी है योग सार, ऑप्शन सी है परमात्मा प्रकाश और ऑप्शन डी है पहुड़ दोहा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भविष्यत कहा। भविष्यत कहा धनपाल की रचना है और बाकी जो रचनाएं यहाँ पे दी हुई हैं जैसे कि योग सार और परमात्मा प्रकाश, ये जोइंदू की रचनाएं हैं। योग सार और परमात्मा प्रकाश जोइंदू की रचना है, ये भी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इसके साथ ही साथ जो पहुड़ दोहा है वो मुनीराम सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए। विद्यापति की जो रचनाएं इसमें दी हुई हैं पदावली, कीर्तिलता और कीर्तिपता का, ये विद्यापति की सारी रचनाएं हैं। इसके साथ ही साथ जो ए ऑप्शन है यानी कि पदावली, ये विद्यापति की एक ऐसी रचना है जिसके आधार पर ही विद्यापति मैथिल कोकिल के रूप में जाने गए। चूँकि जो पदावली रचना है ये मैथिली भाषा में रची गई थी और विद्यापति को जो मैथिल कोकिल की उपाधि है उसी के आधार पर मिली है। अन्य जो रचनाएं हैं यानी कि कीर्तिलता और कीर्तिपताका, ये अभट्ट भाषा में लिखी गई थी। तो ये भी पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में कि कीर्तिलता और कीर्तिपताका की भाषा क्या है।
देखिए, विद्यापति को लेके विद्वानों में एक बहस है कि विद्यापति श्रृंगारी हैं कि भक्त हैं या रहस्यवादी कवि हैं। तो इसमें जो मुख्य जो इतिहासकार हैं, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल, तो रामचंद्र शुक्ल ने इनको श्रृंगारी कवि माना है, जिसको लेके एक पूरी बहस है। और भक्त कवि मानने वालों में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रहस्यवादी मानने वालों में जॉर्ज ग्रेशन है। तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि विद्यापति को रहस्यवादी कवि किसने माना, तो जॉर्ज ग्रेशन ने माना, जनार्दन मिश्र ने माना और नागेंद्र नाथ गुप्त ने माना। अधिकतर ये पूछा जाता है, अधिकतर आपके ऑप्शंस में जॉर्ज ग्रेशन रहते हैं। अगला प्रश्न है, चंदन बाला रास, इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है जिनधर्म सूरी, ऑप्शन बी है विजय सेन सूरी, ऑप्शन सी है जिनदत्त सूरी और ऑप्शन डी है आसगो। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आसगो। चंदन बाला रास की रचयिता आसगो हैं। बाकी जो रचनाएं हैं, जैसे कि स्थूल भद्र रास, ये जिनधर्म सूरी की रचना है। रेवंत गिरी रास, ये विजय सेन सूरी की रचना है। और जिनदत्त सूरी की जो रचना है वो है उपदेश रसायन रास और चरचरी और काल स्वरूप कुलक। ये जो 3 रचनाएं हैं ये जिनदत्त सूरी की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अमावस कै घरी झिलमिल चंदा, पूनम कै घरी सूर, नाद कै घरी बयंद गरजय, बाजंत अनहद दूर। उपर्युक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का या योगी या संत का क्या नाम है? यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो जयसी हैं, गोरखनाथ हैं, जलंधर हैं और नामदेव हैं। तो यहाँ पे जो सही आपका उत्तर होगा वो गोरखनाथ होगा। गोरखनाथ जो थे ये नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों में कितने समय अथवा सर्ग हैं? तो पृथ्वीराज रासों में 69 सर्ग या समय है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। देखिए, पृथ्वीराज रासों की जो रचना है ये चंद्रबरदाई की रचना है। इसमें एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि पृथ्वीराज रासों में जो समय और सर्ग है उनकी संख्या 69 यानी कि 69 है और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है इस रचना के अंदर, यानी कि 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। चंद्रबरदाई को छप्पय छंद बहुत प्रिय था। तो ये पूछा जाता है कई बार कि जो है चंद्रबरदाई का प्रिय छंद कौन सा था, तो उसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें आपको छप्पय छंद बताना है। आचार्य शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला महाकवि और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य अपनी तरफ से घोषित किया हुआ है। तो ये भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला महाकवि कौन सा है या पहली महाकाव्यात्मक रचना कौन सी है। अगला प्रश्न है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है ये आचार्य शुक्ल का कथन है, ये किस ग्रंथ के संदर्भ में है ये पूछा गया है। ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन है बीसल देव रासो, तीसरा ऑप्शन है हमीर रासो और डी ऑप्शन है कुमार रासो। तो इसका जो सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में ही ये आचार्य शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन है जम्बू स्वामी चर्यु, ऑप्शन बी है पौंग चर्यु, ऑप्शन सी है पाहुड़ दोहा और ऑप्शन डी है महापुराण। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी जो 3 रचनाएं हैं इन सारी रचनाओं में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ। अगला प्रश्न है, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि सिद्धों की भाषा को सांकेतिक अर्थ रखने के कारण ही इनकी जो वाणियाँ थी उसकी भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। अगला प्रश्न है, आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? तो ऑप्शन है चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी है अध्ययमाण, ऑप्शन सी है विद्यापति और ऑप्शन डी है
अमीर खुसरो। इसके साथ एक और ऑप्शन है, ऑप्शन ई यानी कि मुल्ला दाऊद। तो इसका सही उत्तर है वो अमीर खुसरो है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही है। क्योंकि अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में रचना की थी। तो ये जो है आदिकाल के एक ऐसे कवि हैं जिनकी भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सबसे अधिक निकट है। इसके साथ ही साथ जो इसमें अन्य रचना दी गई, जैसे कि मुल्ला दाऊद जो हैं, इन्होंने अवधी भाषा चौपाई दोहा छंद में चंदायन नामक एक कृति की रचना की। जो चंदायन रचना है ये मुल्ला दाऊद की है। तो ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि चंदायन किसकी रचना है। चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की रचना है और इसका ये 1379 ईस्वी में आई थी। इसके साथ ही साथ मुल्ला दाऊद को राम कुमार वर्मा ने सूफी काव्य धारा का पहला कवि माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है वीर और श्रृंगार रस, ऑप्शन बी है श्रृंगार और भयानक रस, ऑप्शन सी है विभत्स और श्रृंगार रस, ऑप्शन डी है रौद्र और श्रृंगार रस, ऑप्शन ई है वीर और शांत रस। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि वीर और श्रृंगार रस। आदिकाल की अधिकतर रचनाओं में वीर और श्रृंगार रस का समन्वय आपको देखने को मिलेगा। आदिकाल जो पृथ्वीराज रासो के विषय में बता चुके हैं कि इसमें कुल 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही साथ 69 समय या अथवा सर्ग उसमें हैं, क्योंकि चंद्रवरदाई की रचना है और 56 छंद का विशेषज्ञ चंद्रवरदाई को माना जाता है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई के पुत्र जलहर ने पूर्ण किया। पृथ्वीराज रासो जो रचना थी इसको चंद्रवरदाई ने पूर्ण नहीं किया था, जबकि उनके जो पुत्र थे यानी कि जलहर, उन्होंने इस रचना को पूर्ण किया था। पृथ्वीराज रासो सुख सुखी संवाद के रूप में चर्चित है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो की संवाद शैली कौन सी है। तो उसमें कई सारे ऑप्शंस रहते हैं जिसमें आपको सुख सुखी संवाद बताना है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन काव्य की प्रसिद्ध पंक्ति भला हुआ जो मारिया बहिड़ी मैरा कंतु लज्जे जन तू वयंसी अहू जय भग्गा घर एंतु, ये किसके ग्रंथ में मिलती है ये पंक्ति? आदिकालीन एक प्रसिद्ध पंक्ति है। ऑप्शन है ए है विद्याधर, ऑप्शन बी है हेमचंद्र, ऑप्शन सी है जगनिक, ऑप्शन डी है नरपतिनाल, ऑप्शन ई है जैनाचार्य मेरुतुंग। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि हेमचंद्र इसका सही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही है। हेमचंद्र की ये प्रसिद्ध पंक्ति है। अगला प्रश्न है, राहुल शंकरचार्य ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? ये कई बार प्रश्न आ चुका है। तो उन्होंने सरहपा अथवा सरहपाद को माना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। राहुल शंकरचार्य ने हिंदी का पहला कवि सरहपाद को माना है। इसके साथ जबकि राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है, जबकि शिव सिंह सेंगर ने पुष्यदंत को हिंदी का पहला कवि माना है। सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया? तो महापंडित राहुल शंकरचार्य ने ये काम किया था। इन्होंने सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से संग्रहित किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? तो इनमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जायसी, ऑप्शन बी है तुलसी, ऑप्शन सी है कबीर और ऑप्शन डी है देवसेन। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी यानी कि कबीर के यहाँ आपको उसका पल्लवन और उसका देखने को मिलेगा। जैसे कि आप कबीर के यहाँ जो हठयोग देखते हैं वो नाथों के यहाँ से ही आया हुआ है। अगला प्रश्न है, ये एक कथन है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में
देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। ये जो कथन है ये सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक स्टेटमेंट है और ये किसका है ये पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शंस हैं, ए है रामकुमार वर्मा, बी है धीरेन्द्र वर्मा, सी है गणपति चंद्रगुप्ता और डी है मिश्र बंधु। तो इसका सही ऑप्शन है वो है ए, यानी कि रामकुमार वर्मा का ही ये कथन है सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव संबंधित विषय में। अगला प्रश्न आपके सामने है, नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि कर्नल टॉड। तो कर्नल टॉड ने पृथ्वीराज रासो का जो संस्करण नागरिक प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ है उसको वो प्रामाणिक मानते हैं। यहाँ पे कुछ श्रेणी दी हुई है प्रामाणिक, अप्रामाणिक और अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों की पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में। तो इसमें जो मुख्य रचनाकार हैं या इतिहासकार हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले रचनाकार हैं, उनमें कर्नल टॉड, जो कि अभी पूछा गया था वो प्रश्न, कर्नल टॉड ने प्रामाणिक माना है। इसके साथ श्याम सुंदर दास ने भी इसको प्रामाणिक माना है, मिश्र बंधु ने भी प्रामाणिक माना है। इसके साथ ही साथ मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने भी इसको प्रामाणिक माना है। अप्रामाणिक मानने वालों में जो नाम है उसमें एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, तो ये परीक्षा में पूछा जाता है कई बार। इसके साथ ही साथ कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा और वुलहर, ये कुछ मुख्य नाम हैं जो अप्रामाणिक मानते हैं इस ग्रंथ को। अर्ध प्रामाणिक मानने वालों यानी कि उसको अर्ध सत्य मानते हैं, एक तरीके से मानते भी हैं और नहीं भी मानते। तो ऐसे रचनाकारों में, ऐसे इतिहासकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर दशरथ ओझा, इसके साथ ही साथ डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जो हैं, ये वो विद्वान हैं जो कि इस रचना को अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है। जैन साहित्य ऑप्शन बी है, रासो साहित्य ऑप्शन सी है, सिद्ध साहित्य और ऑप्शन डी है नाथ साहित्य। तो जो भरतेश्वर बाहुबली रास है ये जैन साहित्य की एक रचना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है। तो ऑप्शंस हैं, वर्ण रत्नाकर, ऑप्शन बी है वसंत विलास, ऑप्शन सी है उक्ति व्यक्ति प्रकरण और ऑप्शन डी है राउल वेल। तो ये जो राउल वेल रचना है यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही ऑप्शन है। राउल वेल ये शिलांकित रचना मानी जाती है। इसकी रचना रोड़ा कवि ने की थी। ये भी कई बार पूछ दिया जाता है कि राउल वेल रचना किस रचनाकार की है, तो रोड़ा कवि की है। और ये एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य का मतलब होता है कि ऐसी रचना जो गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है, यानी कि गद्य पद्य मिश्रित रचना जो होती है वो चंपू काव्य कहलाती है। इसके साथ ही साथ नखशिक वर्ण की श्रृंगार परंपरा का आरंभ भी राउल वेल से माना जाता है। ये यहाँ से भी प्रश्न कई बार आता है कि नखशिक वर्ण की जो है श्रृंगार परंपरा का आरंभ किस रचना से माना जाता है। इसके साथ जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ था वर्ण रत्नाकर, तो ये जो वर्ण रत्नाकर है ये मैथिली हिंदी में रचित ज्योतिरीश्वर ठाकुर की एक गद्य की रचना है और इसका जो ढांचा है ये विश्वकोशात्मक माना जाता है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है दोहा आदिकालीन अभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है। ऑप्शन बी है दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन सी है चर्यापद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। ऑप्शन डी है आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्यापदों की रचना भी की। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। ये ऑप्शन सही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। देखिए, दोहा जो थे वो उस समय दो आदिकालीन रासो साहित्य में एक प्रमुख छंद थे और जो चर्या गीत थे वो एक तरीके से एक गीत थे, एक तरीके के
गीत थे जो कि गाए जाते थे। और विशेषतया अनुष्ठान के समय गाए जाते थे। ऐसे गीत जो अनुष्ठान के समय गाए जाते थे वो चर्यापद कहलाते थे। रचना और रचनाकार की दृष्टि से ये अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? यानी एक तरफ रचना है और एक तरफ रचनाकार है। पहला ऑप्शन है प्रबंध चिंतामणि, बी ऑप्शन है पाहुर दोहा, सी ऑप्शन है नेमिनाथ चर्यु और डी ऑप्शन है भविष्यत कहा। जिनके रचनाकार उनके सामने लिखे हुए हैं। तो भविष्यत कहा धनपाल की रचना है, नेमिनाथ चर्यु हरिपद सूद की रचना है, पाहुर दोहा राम सिंह की रचना है और प्रबंध चिंतामणि विनय चंद्र सूरी की रचना नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है, तो अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। अगला ऑप्शन है जसहर चरित्र के लेखक इनमें से कौन है? जसहर चरित्र, तो ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्वयंभू, ऑप्शन बी है पुष्पदंत, ऑप्शन सी है धनपाल और ऑप्शन डी है अब्दुल रहमान। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि पुष्पदंत ये जसहर चरित्र के लेखक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है दब्ब सहाव पयास। ये जो ग्रंथ है ये अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ है और इसकी रचना किसने की ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है शालिभद्र सूर्य, ऑप्शन सी है देवसेन और ऑप्शन डी है जिनधर्म सूर्य। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो देवसेन हो जाएगा। देवसेन की ही रचना है जो कि अपभ्रंश में लिखित है, दब्ब सहाव पयास। कई बार पूछी गई रचना है ये। संदेश रासक ये किस प्रकार का काव्य है? ऑप्शन ए है प्रबंध काव्य, ऑप्शन बी है खंड काव्य, ऑप्शन सी है महाकाव्य और ऑप्शन डी है मुक्तक काव्य। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि खंड काव्य। संदेश रासक एक खंड काव्य है। आलवर संतों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आलवर संतों की संख्या 12 मानी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? ऑप्शन ए है बीसल देव रासो, ऑप्शन बी है परमाल रासो, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज रासो और ऑप्शन डी है कुमार रासो। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पृथ्वीराज रासो की ये एक प्रमुख घटना है कैमास वध। इसके साथ ही साथ जो आप जानते हैं कि बीसल देव रासो नरपति नाल की रचना है, परमाल रासो जगनी की रचना है और इसके साथ खुमान रासो जो है वो दलपति विजय की रचना है। ये सारी की सारी रचनाएं आदिकालीन रासो साहित्य की रचनाएं। अगला प्रश्न है अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? यानी ऐसा ग्रंथ अपभ्रंश साहित्य में लिखा गया जो कि रामचरित्र को लेके लिखा गया है। ऑप्शन ए है रामायण, ऑप्शन बी है रामचंद्रिका, ऑप्शन सी है पौमचर्यु, ऑप्शन डी है महापुराण। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि पौमचर्यु जो है एक रामचरित्र को लेके ग्रंथ ही लिखा गया है। स्वयंभू की रचना है पौमचर्यु। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि पौमचर्यु किसकी रचना है, तो ये स्वयंभू की रचना है। और स्वयंभू ने भी रचना की है पौमचर्यु, इसके साथ ही साथ पुष्पदंत ने भी जो कि अपभ्रंश साहित्य के ही लेखक हैं, उन्होंने भी रामचरित्र को लेके ग्रंथ लिखा हुआ है। पुस्तक जलहड़ हथ दय चल गज्जन नृपकाज, इस पंक्ति में किस पुस्तक के बारे में संकेत है? ऑप्शन ए है पृथ्वीराज चरित, ऑप्शन बी है पद्मावती, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज विजय और ऑप्शन डी है पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन डी यानी कि पृथ्वीराज रासो आपका सही हो जाएगा, जो कि चंद बरदाई की रचना है। और जिस जलहड़ का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, जलहड़ जो थे वो चंद बरदाई के ही पुत्र थे। इसीलिए ये माना जाता है कि चंद बरदाई का जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है उसको उनके पुत्र जलहड़ ने ही पूरा किया। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? ऑप्शन ए है डिंगल, ऑप्शन बी है पिंगल, ऑप्शन सी है भ्रंश और ऑप्शन डी है अवधि। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी हो जाए, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि डिंगल। डिंगल जो भाषा होती है इसका निर्माण
इसका निर्माण जो होता है वो राजस्थानी और अपभ्रंश इसके मिश्रण से जो है डिंगल का स्वरूप बनता है। यानी अपभ्रंश और राजस्थानी जब इसका मिश्रण होता है तो डिंगल का रूप बनता है। इसके साथ ही साथ जब अपभ्रंश के साथ ब्रजभाषा का मिश्रण होता है तो वो मिश्रण जो है वो पिंगल के रूप में कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? ऑप्शन ए है राहुल वेल, ऑप्शन बी है हम्मीर रासो, ऑप्शन सी है बीसल देव रासो, ऑप्शन डी है भद्रेश्वर बाहुबली रास। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि आपका बीसल देव रासो सही ऑप्शन है। इस रचना को अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना माना जाता है। अगला प्रश्न है पंडित साल सत्थ बखाड़ई देहई बुद्ध बसंत न जाड़ई। तो जो ये जो काव्य पंक्ति है ये किसकी है? ऑप्शन ए है विद्यापति, ऑप्शन बी है मुंज, ऑप्शन सी है पुष्य और ऑप्शन डी है सरपाद अथवा सरपा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। ये जो पंक्ति है ये सरपाद की है। अगला प्रश्न आपके सामने है आलाउदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? ऑप्शन ए है खुमान रासो, ऑप्शन बी है परमाल रासो और ऑप्शन सी है बीसल देव रासो और ऑप्शन डी है पृथ्वीराज रासो। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि परमाल रासो। इस ग्रंथ में आलाउदल नामक वीर सरदारों की लड़ाइयों का जिक्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना? तो जिसका जिक्र भी हम लोग पहले कर चुके हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है, जबकि सरपा को राहुल शंकरचार्य ने हिंदी का पहला कवि माना है। और एक सर्वमान्य मत के रूप में अगर आप देखेंगे तो अधिकतर विद्वानों ने सरपा को हिंदी का पहला कवि माना है। अगला प्रश्न है नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो इसका भी जिक्र हो चुका है। ऑप्शन सी आपका सही है, गोरखनाथ को ही नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। और नाथ संप्रदाय के जो इष्ट माने जाते हैं या आराध्य देव माने जाते हैं वो भगवान शिव को माना जाता है। हिंदी का पहला या अथवा प्रथम महाकाव्य किसे माना गया? ऑप्शन ए है कामायनी, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी है खुमान रासो और ऑप्शन डी है बीसल देव रासो। ऑप्शन ए बी जो है पृथ्वीराज रासो ये आपका सही है। हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, जो कि चंद्रबरदाई की रचना है। और हिंदी का पहला महाकाव्य इस ग्रंथ को आचार्य शुक्ल ने भी माना है। अगला प्रश्न है प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये किसका कथन है? ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। ऑप्शन ए है आचार्य प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल यार इसका सही उत्तर है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ये कथन है। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही डैश के इन पदों को भी। यहाँ पे जो डैश है इसमें रचनाकार का नाम बताना है कि किसके बारे में बात कही जा रही है या किसके पदों की तुलना। यहाँ पे किसके पदों की तुलना आचार्य शुक्ल ने गीत गोविंद से की है? ऑप्शन ए है विद्यापति, ऑप्शन बी है सूरदास, ऑप्शन सी है तुलसीदास और ऑप्शन डी है कबीर। तो इसका सही उत्तर है वो ए हो जाएगा, यानी कि विद्यापति। वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी।
क्योंकि कई विद्वानों ने जो है विद्यापति को भक्त कवि बताया, तो उसी को लेके ये उनका कटाक्ष था। अगला प्रश्न है, देसिल बहना सब जन मिठा किस भाषा की काव्य पंक्ति है? ऑप्शन ए है सतुक्कड़ी, ऑप्शन बी है पुरानी अपभ्रंश, ऑप्शन सी है प्राकृत और ऑप्शन डी है देशी भाषा। तो ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, देशी भाषा की ही ये पंक्ति है, देसिल बहना सब जन मिठा। अगला प्रश्न है, गोरी सुवेसेज पर मुख पर डारे केस, ये जो पंक्ति है ये किसके द्वारा रचित है अथवा लिखी गई है? ऑप्शन ए है घनानंद, ऑप्शन बी है विद्यापति, ऑप्शन सी है बिहारी और ऑप्शन डी है अमीर खुसरो। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, यानी कि अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने अपने गुरु की मृत्यु पे ये पंक्ति लिखी थी। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी भोली में रचना की है? ये प्रश्न भी रिपीटेड है, अभी इस पर बातचीत हो चुकी है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में रचना की है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद बरदाई हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? तो जो दिए गए ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है श्री सिंह, ऑप्शन बी है कीर्ति सिंह, ऑप्शन सी है जय सिंह और ऑप्शन डी है माधव सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कीर्ति सिंह। कीर्ति सिंह के यहाँ विद्यापति जी दरबारी कवि थे। विद्यापति जी बिहार के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में रहते थे, और कीर्ति सिंह के यहाँ, और इसके साथ साथ वो राजा शिव सिंह जो कि तिरहुत के राजा थे, उनके भी दरबारी कवि रह चुके थे। इनके जो गुरु थे उनका नाम पंडित हरि मिश्र था। तो ये कई बार पूछ दिया जाता है कि इनके गुरु का नाम क्या है, तो पंडित हरि मिश्र जो है वो इनके गुरु का नाम है। कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? उभयनिष्ठ अथवा कॉमन, तो ऐसे रचनाकार जो कि सिद्धों और नाथों दोनों में ही जिनका नाम आता है। ऑप्शन ए है सरपा, ऑप्शन बी है चरपटनाथ और चरपरीनाथ, ऑप्शन सी है मत्स्येंद्र नाथ और ऑप्शन डी है कन्हैया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि सरपाद अथवा सरपा। ये नाथों और सिद्धों दोनों ही जगह पाए जाते हैं। सिद्धों में भी इनको गिना जाता है और नाथों में भी गिना जाता है। जिनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है सरपा का दोहा कोश, इसको बार बार पूछा भी जाता है कि दोहा कोश किसकी रचना है, तो वो सरपा की रचना है। अगला प्रश्न है, आला खंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि परमाल लासो। परमाल लासो को ये आला खंड के रूप में जाना जाता है, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। देखिए, आला खंड को सबसे पहले, एक महत्वपूर्ण बात है, आला खंड को सबसे पहले सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स एलियट ने प्रकाशित करवाया था। परमाल लासो जगनिक की रचना है, ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये एक पंक्ति है, 12 बरस लौ कुकर जिए और 16 लो जिए सियार। ये पंक्ति किसकी है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, जगनिक की ये पंक्ति है। और एक तरीके से वीरता को बढ़ाने के लिए ऐसी रचनाएं उस समय के रचनाकार करते थे, एक तरीके का मोटिवेशन देने के लिए। 12 बरस लो कुकर जिए और 16 लो जिए सियार, वर्ष 1836 जीवे आगे जीवन को धिक्कार, ये पूरी पंक्ति है। किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो विद्यापति हो जाएगा। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया है क्योंकि पदावली, इनकी जो रचना है वो मैथिली भाषा में लिखित है और मैथिली भाषा में लिखित है। इसके साथ ही साथ वो पदावली के ही आधार पर विद्यापति इतने प्रसिद्ध हुए बाद में। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि विद्यापति को जातीय कवि किस विद्वान ने कहा है, तो बच्चन सिंह ने कहा है। इसके साथ ही साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य, इनको श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा। और अब्दुल रहमान ने देशी भाषा में पहला रास ग्रंथ संदेश राशक लिखा। देखिए, संदेश राशक जो ग्रंथ है
इसको कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस रचनाकार की है, तो अब्दुल रहमान की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद बरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? जाहिर सी बात है पृथ्वीराज चौहान के थे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके साथ साथ जो इसमें कुछ बातें दी हुई हैं कि जैसे रीतिकालीन कवि बिहारी लाल जो थे वो जयपुर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, और चंद बरदाई ने पृथ्वीराज आसू की रचना की। चंद बरदाई जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है कि नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो नाथों की संख्या कुल 9 मानी जाती है। नाथ 9 थे, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि नाथों की कितनी संख्या है, तो 9 है। ये ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है, नाथ। और इसके साथ साथ जो नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं वो गोरखनाथ माने जाते हैं। रानी केतकी की कहानी, इस रचना के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी है प्रेमचंद, ऑप्शन सी है मुंशी इंशाअल्लाह खां, और ऑप्शन डी है लल्लू लाल जी। तो ऑप्शन जो यहाँ पे सी है यानी कि मुंशी इंशाअल्लाह खां, ये आपका ऑप्शन सही है। रानी केतकी की कहानी की रचना मुंशी इंशाअल्लाह खां ने की थी। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन हैं? तो ये अमीर खुसरो हैं। ये बार बार रिपीटेड प्रश्न है। तो अमीर खुसरो ही वो रचनाकार हैं जिन्होंने जो आदिकाल में आते हैं, और उसके साथ ही साथ उन्होंने खड़ी बोली में रचनाएं भी की हैं। आध्यात्मिक, अगला प्रश्न है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय क्या है? ये रिपीटेड प्रश्न है, इस पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं। उनका यही कहना था कि जो विद्यापति हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा, विद्यापति के जो अधिकतम पद हैं वो श्रृंगार पर रखी हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को श्रृंगार कवि ही माना है, क्योंकि कई अन्य विद्वान थे जो भक्त और रहस्यवादी कवि कह रहे थे, तो उनको उनके एक तरीके से उत्तर में उन्होंने ये बात कही। अगला प्रश्न है, पहले ये कथन है, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे डैश कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो सी हो जाएगा, दोहा अथवा दूहा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सरपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो राहुल शंकरदयाल ने माना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सरपा को हिंदी का पहला कवि राहुल शंकरदयाल ने माना है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? तो आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति कह सकते हैं आप यहाँ पे इसको, तो उन्होंने इसकी उत्पत्ति या संबंध रसायन से मानी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान कौन से हैं? तो ऐसे रचनाकार डॉक्टर बूलर हैं। डॉक्टर बूलर ने पृथ्वीराज विजय इस ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? तो जो गद्य पद्य मिश्रित यानी कि चंपू काव्य की जो प्राचीनतम हिंदी कृति है वो राउल वेल मानी जाती है, जो कि रोड़ा कवि की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें रचनाकारों के साथ ग्रंथों को सुमेलित करना है।
तो यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे सुमेलित करेंगे तो बीसल देव रासो नरपति नाल की रचना है, खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। इसके साथ ही साथ जो भरतेश्वर बाहुबली रास रचना है वो शालिभद्र सूर्य की रचना है। इसके साथ साथ जो दोहा कोश है वो सरहपाद की रचना है। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन होगा वो बी होगा। बीसल देवरासु नरपति नाल की रचना है, खालिक बारी अमीर खुसरो, भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूर्य, दोहा कोश सरहपाद। उसके साथ ही साथ यहाँ पे विद्यापति दिए हुए थे तो विद्यापति की रचना यहाँ पे दी हुई है, कीर्तिलता। विद्यापति की और प्रमुख रचनाएं जैसे कि कीर्ति पताका और पदावली। यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है स्थापना वाला कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। इसका तर्क है क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है ए गलत, आर सही। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही। ऑप्शन सी है ए और आर दोनों गलत। ऑप्शन डी है ए सही आर गलत। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका ए होगा। जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता, ये गलत है। ये स्थापना गलत है। और जो तर्क इसमें दिया हुआ है कि क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तो ये आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या है? तो गोरखनाथ की जो साधना पद्धति है उसका नाम हठ योग है। सिद्धनाथों के यहाँ आपको हठ योग मिलता है। अगला प्रश्न है, हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन है एक दार्शनिक ग्रंथ है अथवा एक देशात्मक एक लोक उपदेश पर के ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है अथवा सौंदर्य पर ग्रंथ है? तो हेमचंद्र जो है इनका जो ग्रंथ है ये एक व्याकरण ग्रंथ है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो पाहुड़ दोहा इसका जिक्र हो चुका है, राम सिंह की रचना है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ डैश, यह कथन किस लेखक का है? इसमें ये पूछा गया है कि जो कथन है ये किस लेखक का है, तो ये अमीर खुसरो का है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इन्होंने अपने को हिंदुस्तान की तूती बताया हुआ है। इनके जो गुरु थे उनका नाम निजामुद्दीन औलिया था, जिनके मृत्यु के संदर्भ में उन्होंने ये पंक्ति कही थी कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस। ये पंक्ति भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। देसील बयाना सब जन मिठा, देशी भाषा की मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार कौन से हैं? विद्यापति की ये पंक्ति है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देसील बहना सब जन मिठा, ये देशी भाषा की मिठास का एक महत्व स्थापित करने वाली पंक्ति है, और इसका जो इस पंक्ति को जो लिखा है उसके रचनाकार विद्यापति जी हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? ए महाकाव्य, बी सुभाषित संग्रह, सी खंड काव्य और डी एकार्थ काव्य। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि सुभाषित संग्रह। सारंगधर पद्धति सुभाषित संग्रह विधा की रचना है। मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई, ये कथन जो है वो किस विद्वान का है? ऑप्शन ए है सुनीत कुमार चटर्जी, ऑप्शन बी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी है ग्रियर्सन और ऑप्शन डी है धीरेन्द्र वर्मा। उसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने ये बात कही कि विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में जो क्या हो गई, परिणत हो गई। चंद्र शर्मा जो हैं इनकी ये एक प्रसिद्ध कहानीकार थे। उनकी जो प्रमुख कहानियाँ हैं जैसे कि
इन्होंने देखा जाए तो 3 ही कहानियाँ लिखी, तो ये भी इनके बारे में विशेष है। चूँकि कम रचनाएँ हैं, जैसे कि मान लीजिए 3 कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं, तो तीनों आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। तो कौन कौन सी कहानियाँ इन्होंने लिखी? इन्होंने लिखी सुखमय जीवन, जो कि 1911 में आई। बुद्धू का कांटा उन्होंने लिखी, वो 14 में आई, 1914 में। उसने कहा था लिखी, वो 1915 में आई। उसने कहा था, जो इनकी कहानी है, ये इसको काफ़ी प्रसिद्धि मिली। तो इनकी ये तीनों कहानियों को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। पहली 1911 में आई, दूसरी 1914 में आई, और तीसरी 1915 में आई। पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं, इसका भी जिक्र हम लोग कर चुके हैं। 69 समय हैं, यानी कि 69 समय हैं। और इसके साथ ही साथ इस रचना में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। 69 समय है इस रचना के अंदर, और 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, चंद्र शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? तो इन्होंने साहित्यिक अपभ्रंश को जो है पुरानी हिंदी नाम से उसको पुकारा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? पौंचरू ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पाहुड़ दोहा, ऑप्शन सी भविष्यत कहा, और ऑप्शन डी चित्रावली। देखिए, बाकी जो चित्रावली को छोड़ के जो अदर 3 रचनाएं हैं, यानी कि चित्रावली के अलावा जो रचनाएं दी हुई हैं, वो अपभ्रंश की रचनाएं हैं। इसके साथ जो चित्रावली है वो बाद की रचना है। चित्रावली रचना जो है वो 1613 की है, और इसके जो रचनाकार हैं वो उस्मान हैं, जो कि एक सूफ़ी कवि थे, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई थी। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो अपभ्रंश की जो उत्तरकालीन अवस्था है उसको अवहट्ट माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, इसमें जो क्रम बना हुआ है, सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, और उसके बाद अवहट्ट। तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन, यानी कि अपभ्रंश की जो बाद की अवस्था थी, उसका नाम क्या है? तो अवहट्ट है। अगला प्रश्न हमारे समक्ष है, विशुद्ध चरितावली, जो कि एक जीवन चरित्र था, इस ग्रंथ का लेखक कौन है? ए है माधव प्रसाद मिश्र, बी है सुखदेव बिहारी मिश्र, सी है केशव प्रसाद मिश्र, और डी है बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, यानी कि माधव प्रसाद मिश्र इसके लेखक हैं विशुद्ध चरितावली। अगला प्रश्न हमारे पास है, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये आपको पता होना चाहिए कि अबुल हसन, ये अमीर खुसरो का मूल नाम है। इसको लेके भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, और इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो खालिक बारी जो है वो अमीर खुसरो की रचना है। दो सुखने, ये रचना भी अमीर खुसरो की है। तो ये जो 2 रचनाएं हैं, खालिक बारी और दो सुखने, ये बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो ध्यान देने की आवश्यकता है थोड़ा। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो विद्यापति के बारे में जितनी भी बातचीत अभी तक हुई, जैसे कि मैथिली कोकिल और मैथिल को लेके जो बातचीत हुई कि पदावली के आधार पे इनको प्रसिद्धि मिली, इसके साथ ही साथ इनकी एक और उपाधि है राजशेखर की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि राजशेखर की जो उपाधि है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो दिक्कत होती है। जो राजशेखर की उपाधि है, ये भी विद्यापति को मिली हुई है। तो हिंदी में जो एक राजशेखर की उपाधि है वो विद्यापति को मिली हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, रानी केतकी की कहानी किसके रचनाकार कौन है? तो रानी केतकी की कहानी जो रचना है, ये मुंशी इंशाअल्लाह खां की है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कीर्तिलता के रचनाकार विद्यापति जी हैं, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कीर्तिलता हो अथवा कीर्ति पताका हो, ये दोनों ही रचनाएं विद्यापति की हैं। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं, तो यहाँ पे सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है, इसमें से कौन सी
बात आदिकाल में उपेक्षित रही है। ए सामाजिक चेतना उपेक्षित रही है। बी आश्रयदाता प्रशंसा उपेक्षित रही है। ऑप्शन सी धार्मिक चेतना आपकी उपेक्षित रही है, अथवा राष्ट्रीय चेतना। तो बिल्कुल ऑप्शन डी आपका सही है। राष्ट्रीय चेतना की जब बात आती है तो आदिकाल के साहित्य में ये बात आपको कम दिखाई पड़ती है। तो आदिकाल के साहित्य में जो उपेक्षित बात है वो राष्ट्रीय चेतना की बात है। बाकी धार्मिक चेतना भी दिखाई पड़ेगी, सामाजिक चेतना भी दिखाई पड़ेगी, और आश्रयदाता प्रशंसा तो आपको दिखाई ही पड़ेगी, वो मुख्य चीज़ है वहाँ पे जी। अगला प्रश्न है, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा कौन सी थी? तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, डिंगल पिंगल मिश्रित। यहाँ पे आदिकाल के काव्यों की जो प्रधान भाषा थी वो डिंगल पिंगल ही थी। डिंगल का जो मैंने जैसा बताया, डिंगल का जो प्रादुर्भाव तैयार होता है वो राजस्थानी और अपभ्रंश से मिल के बनता है, और जो पिंगल होती है वो आपकी राजस्थानी और ब्रजभाषा से मिल के बनती है। अगला प्रश्न है, पुस्तक जलहड़ हथ दय चली गज्जन नृपकाज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो चंद्रबरदाई से संबंधित है। जलहड़ इनके पुत्र थे। जिस पुस्तक की यहाँ पे बात हो रही है वही चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो की रचना पृथ्वीराज रासो है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूर्य की रचना है। रेवंत गिरिराज विजय सिंह सूर्य की है। सूर्यभद्र रास जिनदत्त सूर्य की नहीं है। और चंदन बाला रास आसुगो की रचना है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका जो मतलब सुमेलित जो नहीं है वो सी हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो स्थूली भद्र रास है ये रचना जो है ये जिनधर्म सूर्य की है, ना कि जिनदत्त सूर्य की। तो ये बात ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है, रणमल्ल छंद का रचयिता कौन है? तो रणमल्ल छंद का जो रचयिता है वो श्रीधर जी हैं। श्रीधर को, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। रणमल्ल छंद का जो रचयिता है वो श्रीधर को माना जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो में जो पृथ्वीराज के पिता का नाम मिलता है वो ऑप्शन डी है, यानी कि सोमेश्वर, यानी कि दिए गए ऑप्शंस में आपका डी सही है। प्राकृताभास हिंदी, इस शब्द से क्या आशय है? प्राकृतभाष आभाष हिंदी से क्या आशय है? तो ऑप्शन ए है अभ्रंश, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है प्राकृत, अथवा ऑप्शन डी है पाली। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। प्राकृताभाष हिंदी का अर्थ है अभ्रंश। गोरा बादल की कथा, ये जो रचना है ये किसके द्वारा रचित है? तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जटमल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है कि गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो रचनाकार जटमल हैं, जटमल। अगला प्रश्न है हमारे सामने, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 9 मानी गई है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जो 9 नाथ हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं, नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? तो इन दिए गए ऑप्शंस में जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। सरप्पा जो थे वो सिद्धों में सबसे पुराने सिद्धों में सबसे पुराने जो ये दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें सबसे पुराने सरप्पा हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। दोहा कोश इनकी रचना है और दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र बख्शी ने किया। तो ये प्रश्न कई बार आता है कि दोहा कोश का संपादन किसने किया है अथवा किस विद्वान ने किया? प्रबोध चंद्र बख्शी। खुमान रासों की रचयिता कौन है? तो खुमान रासो जो रचना है जगनिक की है, दलपति विजय की है, नरपति नाल की है, अथवा चंद्रवर्ती की है। तो खुमान रासो दलपति विजय की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? तो कीर्तिलता, कीर्तिपताका और पदावली तीनों रचनाएं विद्यापति द्वारा लिखित हैं, जबकि जबकि जयमंक जसचंद्रिका जो रचना है वो विद्यापति द्वारा लिखित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो जयमंक जसचंद्रिका है ये मधुकर भट्ट की रचना है। कई बार ये भी परीक्षा में पूछी जाती है कि जयमंक जसचंद्रिका किसकी रचना है, तो मधुकर भट्ट की रचना है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना? तो उन्होंने चंद्र बरदाई को हिंदी का पहला महाकवि माना और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी के पहली महाकाव्य काव्यात्मक रचना माना। अगला प्रश्न आपके सामने है, बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? तो बीसल देव रासो के रचनाकार नरपति नाल है। तो आपका ए सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्र बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है। धनपाल की भविष्यत कहा और जगनीक की जयानक की पृथ्वीराज विजय। ये भी रचना कई बार पूछी जाती है कि पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? ये जयानक की रचना है, जिसके आधार पे बोलर ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? तो विद्यापति जो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शिव सिंह के यहाँ वो आश्रित कवि थे, जो कि तिरहुत के राजा थे। बीसल देव रासो के कवि कौन हैं? तो पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है? पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्र बरदाई की रचना है वही इसके रचनाकार हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? तो ऑप्शन ए है पद्मिनी, ऑप्शन बी है कमलिनी, ऑप्शन सी है संयोगिता, ऑप्शन डी है चंद्रिका। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? ए है कठिन साधना, बी है अडिग योग साधना, सी है हठ पूर्वक योग करना हठ योग है, अथवा डी है हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग हठ योग है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। हा का अर्थ, हठ में जो हा का अर्थ है वो सूर्य से है, ठा का अर्थ जो है वो चंद्र से है, और इन दोनों का योग ही उनके लिए हठ योग है, और यही इसी का अर्थ माना जाता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? सरप्पा का संबंध भी है, कुकुरिपा का भी संबंध है, सबरपा का भी है, लेकिन गोपी चंद्र का संबंध जो है वो सिद्ध साहित्य से नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राहुल वेल किस तरह की ये रचना है? तो राहुल वेल पे बातचीत हमारी हुई थी कि रोड़ा कवि की रचना है और एक चंपू काव्य है, जो कि चंपू का अर्थ है कि गद्य पद्य मिश्रित एक रचना। अगले प्रश्न की तरफ रुक करते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस इतिहासकार के मत के अनुसार शालिभद्र सूर्य हिंदी के प्रथम कवि हैं? यहाँ पे ऑप्शन ए है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, और ऑप्शन डी है डॉक्टर धीरेन्द्र। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जो है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने इनको पहला कवि माना है हिंदी का, शालिभद्र सूर्य को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी तो आप परिचित है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना, राहुल चंद्रदाय ने सरप्पा को माना, और सरप्पा को ही अधिकतर विद्वान जो है वो सरप्पा को ही हिंदी का पहला कवि स्वीकार करते हैं। पुष्यदंत की जो बात हो रही थी उनको शिव सिंह सेंगर ने माना है, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है। तो ये प्रश्न भी कई बार आता है कि अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि किसने माना? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। अगला प्रश्न है प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। तो ये जो कथन है ये किसका है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है, रामचंद्र शुक्ल। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। आप देख रहे हैं 2 बार रिपीट हो चुका है ये प्रश्न।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है विद्यापति, ऑप्शन सी है हेमचंद्र और ऑप्शन डी है गदाधर भट्ट। तो हेमचंद्र, अमीर खुसरो और विद्यापति, ये तीनों कहीं ना कहीं आदिकाल से संबंधित हैं। और ऑप्शन डी जो है गदाधर भट्ट, ये यहाँ पे सही उत्तर होगा। ये आदिकाल से संबंधित कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? ऑप्शन ए है विद्याधर, ऑप्शन बी है भट्ट केदार, ऑप्शन सी है श्रीधर और ऑप्शन डी है जगनिक। तो इनमें से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि विद्याधर। निम्नलिखित में से जो विद्याधर हैं ये एक रासो ग्रंथकार नहीं है, बाकी भट्ट केदार, जगनिक और श्रीधर ये तीनों एक रासो ग्रंथकार हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे गलत आंसर दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, लेकिन जगनिक जो थे वो रासो ग्रंथकार थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए गलत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो विद्याधर थे वो रासो ग्रंथकार नहीं थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। भला हुआ जो मारिया बहिड़ी मारा कंतु, इस पंक्ति का रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति का जो रचनाकार है वो हेमचंद्र है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला महाकवि किसने माना है? यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला महाकवि माना हुआ है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन से हैं? तो वो भी रामचंद्र शुक्ल ही हैं, क्योंकि चंद्रबरदाई को उन्होंने हिंदी का पहला महाकवि माना है। तो जो हिंदी का पहला महाकाव्य उन्होंने उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को माना है। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राहुल संकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं। तो राहुल संकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले जो पहले बौद्ध सिद्ध हैं वो सरपा हैं। सरपा को ही इन्होंने पहला हिंदी का पहला कवि माना है, राहुल संकृत्यायन को। और अधिकतर विद्वानों ने सरपा को ही हिंदी का पहला कवि माना हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न कह रहा है, ये जो पंक्तियां हैं ये किस कवि की हैं? पंक्तियां कुछ इस तरीके की हैं कि मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल, सोनी सेज डरावन लागे बिरहा अगिन मोही टस टस चाय। तो ये जो पंक्तियां हैं ये किस कवि की हैं? तो ये जो रचनाकार हैं, ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है विद्यापति, ऑप्शन सी है जायसी और ऑप्शन डी है कबीर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ये पंक्तियां जो हैं वो अमीर खुसरो की हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ अमीर खुसरो से जुड़ी हुई, एक तो ये पंक्तियाँ थी और एक तो सोनी से इसके बाद जो देसिल बहना सब्जन मिठा वाली पंक्ति है ये विद्यापति की है, बहुत ही फेमस पंक्ति है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। और एक पंक्ति जो ये कि प्रेम कथा यही भांति विचारहूँ बूझ लेव जो बूझे पारहूँ, ये जो पंक्ति है ये मलिक मोहम्मद जैसी की है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरीके का ग्रंथ है? एक व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और हेमचंद्र को जो है संस्कृत का अंतिम महावैयाकरण माना जाता है और इनको महापंडित माना जाता है। इसके साथ ही साथ हेमचंद्र को कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा जाता है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कलिकाल सर्वज्ञ किस रचनाकार को माना जाता है, तो वो हेमचंद्र को माना जाता है। इसमें जो है अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो रचनाकार दिए हुए हैं, उनका क्रम दिया हुआ है, तो इसमें आपको रचना
काल के अनुसार जो उन्होंने रचनाएं की उस काल के अनुसार उनको सही अनुक्रम बताना है कि रचना जो ये रचनाकार हैं इनका काल कौन सा है, इनका समय कौन सा है, उस क्रम के अनुसार आपको उनको रखना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा, सॉरी आपका डी होगा। सरपा सबसे पहले, उसके बाद लुइपा, उसके बाद पुष्पदंत, उसके बाद अद्दहमाण। क्योंकि जो सरपा हैं उनका समय जो है सबसे पुराना है, यानी कि 7वीं 8वीं शताब्दी, जो कि रचनाकार दिए हुए हैं उनमें 7वीं से 8वीं शती माना जाता है। लुइपा का भी 8वीं शती माना जाता है और पुष्पदंत 10वीं शती और अद्दहमाण 14वीं शताब्दी के आसपास माने जाते हैं। तो ये क्रम आपका सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न है, सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं। इसमें कुछ कथन दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए है कि वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। ऑप्शन बी है नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है। ऑप्शन सी है सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। और ऑप्शन डी है सिद्धों की वाणियाँ सांकेतिक नहीं हैं। तो इसमें आपको सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और सी, यानी कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, एक ये रामचंद्र शुक्ल से संबंधित सही कथन है। और सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, ये भी रामचंद्र शुक्ल के सिद्ध साहित्य के अंतर्गत उनका ये कथन आता है, ये भी उनसे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए और सी ये दोनों ही रामचंद्र शुक्ल के कथन हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ, कुछ काव्य पंक्तियाँ दी हुई हैं, उसके साथ ही साथ उनके रचनाकार दिए हुए हैं उनके समक्ष। आपको ये बताना है कि कौन सी पंक्ति किस रचनाकार की है। पहली पंक्ति है, पंडीय साल सक्त बखाड़हि देहहि बुद्ध बसंतण जानहि। दूसरी है, 12 बरिस लो कोकर जीवे और 13 लो जिए सियार। तीसरी पंक्ति है, बड़ कौशल तु राधे किनल कन्हई लोचन आधे। ऑप्शन डी है, जाति ओझा पाती ओझा ओझा जन्म हमारा। सामने रचनाकार दिए हुए हैं और आपको इनको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे जो पंडीय साल सक्त यानी कि जो ए ऑप्शन है ये आपका सरपा के साथ जाएगा। ये सरपा की पंक्तियाँ हैं। 12 बरिस लो कोकर जीवे और 13 लो जिए सियार, ये जो पंक्तियाँ हैं ये जगनिक की पंक्तियाँ हैं, यानी कि बी आपका 3 के साथ जाएगा। इसके साथ जो सी वाली पंक्तियाँ हैं ये पंक्तियाँ आपकी विद्यापति की पंक्तियाँ हैं, यानी 4 के साथ जाएगा। और जाति ओझा पाती ओझा ओझा जन्म हमारा, ये रैदास की पंक्तियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काल क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम कौन सा है। अब आपको काल क्रम के अनुसार यानी रचनाकार के समय के अनुसार उसको सही कालक्रम में रखना है, जिसमें ऑप्शन ए है सरपा पुष्पदंत अद्दहमाण हेमचंद्र। ऑप्शन बी हेमचंद्र सरपा पुष्पदंत अद्दहमाण। ऑप्शन सी है पुष्पदंत सरपा हेमचंद्र अद्दहमाण। ऑप्शन डी है सरपा हेमचंद्र अद्दहमाण पुष्पदंत। सही उत्तर आपका हो जाएगा सरपा सबसे पहले, उसके बाद पुष्पदंत, उसके बाद अद्दहमाण, उसके बाद हेमचंद्र। तो ये आपका सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है आपका, तो इसमें ये पंक्तियाँ दी हुई हैं और बताया गया है कि गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो, और इन पंक्तियों को दिया गया है। इसके आधार पे आपको बताना है कि ए संयमी हो, बी इंद्रिय दमन करने वाला हो, वही सच्चा साधक है। सी है कूट भाषा बोलने वाला हो। ऑप्शन 4 है आपका महासुखवादी हो। तो गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो एक तो संयमी हो और दूसरा इंद्रिय दमन करने वाला हो। तो ऑप्शन आपका 1 और 2 दोनों सही होंगे। और अभी ऑप्शंस हम देखते हैं। नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर को चुनिए। तो ऑप्शन यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। एक तो वही सच्चा साधक है जो कि पहला संयमी हो और दूसरा इंद्रिय दमन करने वाला हो।
ये जो पंक्तियां हैं ये उसी संदर्भ में दी गई हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, तो गोरखनाथ के अनुसार सच्चा साधक वही है जो पहला एक संयमी हो और दूसरा इंद्रिय दमन करने वाला हो। तो आपका अगर इन कूटों में देखेंगे तो ऑप्शन डी आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला आपका प्रश्न है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है अथवा ये कथन है, ये अथवा विचार है, ये किसका है कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः विशुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। ये जो विचार है ये किनका है? ऑप्शन ए है मुनि जिन विजय, ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है आचार्य प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी है धीरेन्द्र वर्मा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है और उन्हीं का ये विचार है। अगला प्रश्न हमारे समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए है आदि पुराण, ऑप्शन बी है योग सार, ऑप्शन सी है जसहर चर्य और ऑप्शन डी है उत्तर पुराण। तो इनमें से कौन सी रचना पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है? इस प्रश्न को लेके परीक्षा में डाउट बना था, तो इस प्रश्न को आयोग ने जो है इसके लिए सबको बराबर नंबर दिए थे। बाकी अगर आप देखेंगे तो पुष्पदंत की जो प्रमुख रचनाएं हैं, एक तो 63 महापुरुष गुणालंकार और एक हृदयकुमार चर्यु और जसहर चर्यु, ये प्रमुख रचनाएं हैं पुष्पदंत की। पुष्पदंत ने अपने काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया हुआ है और पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है। देखिए हिंदी का भवभूति किसको कहा जाता है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। बाकी ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को आयोग की तरफ से इसमें जो है सबको समान नंबर दिए गए हैं। बाकी जो प्रमुख रचनाएं हैं पुष्पदंत की, उनकी बातचीत हमने कर ली कि जसहर चर्यु जो इसमें रचना दी हुई है वो भी पुष्पदंत की रचना है, हृदयकुमार चर्यु है वो भी पुष्पदंत की रचना है। बाकी हिंदी का भवभूति जो है वो पुष्पदंत को कहा जाता है। बाकी अगला प्रश्न है ये एक पहेली है जो कि अमीर खुसरो की है, उपयुक्त पहेली। इसमें ये पूछा गया है, ये इससे क्या अभिप्राय है अथवा इसका क्या अर्थ है या किससे संबंधित है? ए है सन्यासी, बी है कुंवासी है खंडहर और डी है प्रेमी का हृदय। तो ये किससे, इसका अर्थ क्या निकलता है? तो इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। तो ये जो सही ऑप्शन है आप बी है, यानी कि आपका कुआं, ये अमीर खुसरो की पहेली का अर्थ है। और भी कई पहेलियाँ हैं अमीर खुसरो की जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। तो आकाश के विषय में बात कही गई है, ये भी बात कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजरे में दिया, जो ज्यों सांप तेल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। तो ये दीपक के संदर्भ में बात कही गई है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है पहेली। अर्थ ते इसका बूझेगा, मुँह देखो तो सूझेगा। ये भी जो पहेली है, ये दर्पण के विषय में कही गई है, ये भी अमीर खुसरो की पहेली है। अगला प्रश्न है, सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। ये जो पंक्तियाँ हैं ये किसी कवि की हैं? ये अमीर खुसरो की बहुत ही फेमस पंक्तियाँ हैं और बार बार परीक्षाओं में ये पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न हमारे समक्ष है, अभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा की हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। तो ये जो कथन है, ये उपयुक्त कथन जो है ये किसका है? तो ऑप्शन ए है राहुल शंकर त्यान, ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है आचार्य प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी है नंबर सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। उन्होंने ये कहा कि अभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग और बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही हैं। ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का है।
बाकी रामचंद्र शुक्ल पे हमने बातचीत की थी कि इन्होंने जो है इन्होंने जो अपना साहित्य लिखा था, इस रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा 1929 में, वो विधेयवादी पद्धति के आधार पर लिखा गया। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि विधेयवादी पद्धति का पालन किस इतिहासकार ने किया है, तो रामचंद्र शुक्ल ने किया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यहाँ पे काल विभाजन और नामकरण दिया हुआ है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक रखा। 1375 से 1700 तक इन्होंने पूर्व मध्यकाल को रखा, स्वभक्त काल को रखा, और 1700 से 1900 विक्रमी तक इन्होंने रीतिकाल को रखा या अथवा उत्तर मध्यकाल को रखा। उसके बाद गद्यकाल यानी आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने गद्यकाल कहा है, तो उसको उन्होंने संवत 1900 से 1984 विक्रमी तक रखा। यानी पूरे के पूरे लगभग 900 वर्षों के इतिहास को उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में 4 भागों में विभक्त किया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए जो प्राकृत प्रकाश रचना है वो वररुचि की रचना है। इसके साथ साथ श्रावकाचार्य जो आपकी रचना है वो देवसेन की रचना है। प्रबंध चिंतामणि जो है वो हेमचंद्र की रचना है। और इसके साथ ही साथ जो कुमारपाल प्रतिबोध रचना है वो जो है आपकी सोमप्रभ सूर्य की रचना है। तो ये आपका सही ऑप्शन, कुमारपाल प्रतिबोध जो रचना है आपकी वो सोमप्रभ सूर्य की है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आप देखेंगे वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा रासु काव्य नरपति नाल द्वारा रचित है। तो नरपति नाल जो रचित जो है वो बीसल देव रासु है। तो यहाँ पे ए आपका सही हो जाएगा। बाकी पृथ्वीराज रासु चंद्रवरदाई की रचना है। परमाल रासु जो है वो जगनीक की रचना है। इसके साथ ही साथ खुमार रासु दलपति विजय की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश, चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, सी है गुरु महिमा, और डी है उलटवासियाँ। देखिए बाकी सारी बातें तो नाथ साहित्य की विशेषताओं में आती हैं, लेकिन रामायण और महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश ये इनकी विशेषताओं में नहीं आता है। तो बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। बाकी ये ऑप्शन आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश ये इनके नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, पीछे लागा जाय था, लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुर मिलिया, दीपक दिया हाथ। ये जो पंक्तियाँ हैं ये कबीर से संबंधित हैं, और इन पंक्तियों में कबीर क्या कहना चाहते हैं उनको लेके कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है, लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। लोक और वेद की रूढ़िवादिता ने परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। ऑप्शन सी है, सदगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। और डी है, सतगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया। तो इसमें ये आपको चुनना है कि इसमें से जो है सही विकल्प कौन कौन से हैं, या वो इन ऑप्शंस में कौन कौन सी बातें हैं जो कबीर कहना चाह रहे हैं। तो इनमें जो कबीर कहना चाह रहे हैं वो ये है कि एक बात तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था, पहली बात। पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथ। और दूसरी बात जो कह रहे हैं कि आगे थे सतगुर मिलया, दीपक दिया हाथ। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर आप सी देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिखाई पड़ रहा है ये आपका सही हो जाएगा। ये दोनों ही बातें कबीर इन पंक्तियों में कहना चाह रहे हैं। अगला प्रश्न है, सहज यान के प्रवर्तक कौन है। तो सहज यान के प्रवर्तक सरपा हैं। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। सरपा अथवा सरपाद। सरपा को राहुल शंकरताय ने हिंदी का पहला कवि माना है, और रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला महाकवि पृथ्वीराज रासु लिखने वाले चंद्रवरदाई को माना है।
संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो अब्दुल रहमान संदेश रासक के रचयिता हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो इनमें जो आपकी कीर्ति पताका रचना है जो कि अवहट्ट भाषा में लिखी गई है, ये रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। विद्यापति जिनको एक श्रृंगारी कवि भी माना जाता है, मैथिल कोकिल और कविशेखर और राजशेखर जैसी उपाधियाँ इनको मिली हुई हैं। अगला प्रश्न है, आत्मबोध किसकी रचना है? तो आत्मबोध जो ये रचना है ये गोरखनाथ की रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माधव हम परिणाम निराशा, ये जो काव्य पंक्ति है माधव हम परिणाम निराशा, ये जो पंक्ति है ये किस कवि की है? ये विद्यापति की पंक्ति है और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, माधव हम परिणाम निराशा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं जी। विद्यापति जैसा कि हम जानते हैं उन्होंने मैथिल में भी रचनाएं की और अवहट्ट में भी रचनाएं की। विद्यापति एक विद्वान रचनाकार थे। उनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। बच्चन सिंह ने इनको जातीय कवि कहा है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध गान और दोहा, इसका संपादन किसने किया? तो बौद्ध गान और दोहा जो है इसका संपादन हरिप्रसाद शास्त्री ने किया है। ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखिए, बौद्ध गान और दोहा का संपादन हरिप्रसाद शास्त्री ने किया है। और उसके साथ ही साथ जब पूछा जाता है कि दोहा कोश का संपादन किसने किया है, तो जो दोहा कोश का संपादन है वो प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। ये भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? तो सिद्धों की भाषा, जो सिद्धों ने जो भाषा प्रयुक्त की उसको संध्या भाषा कहा गया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रचना होकर श्रृंगार रस है? यानी कि खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो और बीसल देव रासो में से इनमें से कौन सा ऐसा रासो काव्य है जिसका मूल वर्ण विषय वीर न होकर श्रृंगार रस है? तो ऐसे में जो रचना आती है वो बीसल देव रासो आती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। बीसल देव रासो जो है वो नरपति नाल की रचना है। अगला प्रश्न है, आलखंड का दूसरा नाम? तो आलखंड का दूसरा नाम परमाल रासो है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, जो कि जगनिक कृत है। जगनिक ने इसको रचा था। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, रुक करते हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में सबसे पहले रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? तो इसमें जायसी हैं, अमीर खुसरो हैं, विद्यापति हैं अथवा भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो हो जाएगा। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले जो ये कवि दिए हुए हैं इनमें से अमीर खुसरो सर्वप्रथम उन्होंने रचना की और ये सबसे प्राचीन खड़ी बोली प्रयोगकर्ता माने जाते हैं। इनको कई सारी उपाधियाँ मिली, जैसे इनको तूतीय हिंद नाम से भी तूतीय हिंद नाम से चर्चित अमीर खुसरो का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। तो तूतीय हिंद भी इनको बोला जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। ये भी कई बार पूछा जाता है कि अमीर खुसरो किस जिले से संबंधित थे, तो एटा जिले से संबंधित थे। और जिस जगह इनका जन्म हुआ पटियाली गाँव, उस स्थान का नाम है। इनका असली नाम यानी कि इनका मूल नाम भी पूछा जाता है कई बार, तो अब्दुल हसन इनका मूल नाम है। तो ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है, परमाल रासो काव्यकृति के कवि लेखक कौन है? तो परमाल रासो जगनिक की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, जिसको आलखंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अच्युत चरण तरंगिनी, ये दोहा है और इस दोहे के रचनाकार का नाम पूछा गया है कि अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालति माल हरि न बनायो सुरसरी कीजो इंदव भाल। इस दोहे के रचनाकार रहीम जी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण पंक्तियाँ दी गई हैं, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बार देख लेते हैं इनको कि जैसे ब्रह्म में ढूंढ्यो पुराणन गानन वेदरिया सुनी
चौगुने चायन, ये रसखान की पंक्तियाँ हैं। इसके साथ कत दिखाई कामिनी दई, दामिनी को यह बाह, थर थरात सोतन फिरे, फरफरात घन माह, ये रसलीन की पंक्तियाँ हैं। इसके साथ ही साथ वृंदावन विहरत फिरे राधानंद किशोर, और नीरत दामिनी ज्ञान संग, बोलय डोलय, और ये राम सहाय की पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो उन्होंने मुंज को माना है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। राजा मुंज को पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का पहला कवि माना है। और जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थी, उनकी प्रसिद्ध रचना है उसने कहा था, जिसका प्रकाशन 1915 में हुआ था। इसके साथ उनकी जो और भी कहानियाँ हैं, जैसे कि बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, तो इन्होंने 3 ही कहानियाँ लिखी। बुद्धू का कांटा उसने कहा